वेलकम बैक टू अंशु कॉमर्स स्टडी। मैं हूं अंशु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अगले पार्ट को। हम लोगों ने कल के पार्ट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग को, इसके डिग्री को अच्छे समझ लिया है। अब बारी है इसके मेजरमेंट को समझने की, इसको कैसे मापा जाता है, मांग की लोच को किन विधियों द्वारा मापा जाता है, कैसे मापा जाता है। इस पार्ट में हम लोग इस चीज को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो मांग की कीमत लोच को मापने के लिए निम्न विधि है। निम्न विधि के द्वारा कीमत लोच को, मांग के कीमत लोच को मापा जाता है, जिसमें कि पहली विधि है कुल व्यय विधि, उसके बाद है प्रतिशत विधि और तीसरा है ज्यामिति विधि। तो हम इन तीनों विधियों को डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कुल व्यय विधि को। तो कुल व्यय विधि का प्रतिपादन जो है, कुल व्यय विधि का निर्माता डॉक्टर मार्शल को कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा कि कुल व्यय विधि का प्रतिपादन, इसका निर्माण किसने किया? डॉक्टर मार्शल ने। तो डॉक्टर मार्शल ने क्या कहा था? तो डॉक्टर मार्शल ने कहा कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना प्रतिशत किस दशा में होता है, यह ज्ञात करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन किया जाता है, किसी वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन किया जाता है, तो उससे होने वाला, उस परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु पर जो कुल व्यय किया जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसमें कितना परिवर्तन आया है, इस बात को ज्ञात करना चाहिए। कुल व्यय में क्या करना चाहिए? पहली बात तो कि वस्तु में कितना परिवर्तन आया है, वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन आया है, और इस कीमत में परिवर्तन आने से उसके कुल व्यय, टोटल एक्सपेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसे ज्ञात करना चाहिए। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट। यह फॉर्मेट बहुत आसान है। पिछले वाली वीडियो में जैसे हम लोगों ने डिग्री को समझा था, वैसा ही ये फॉर्मेट भी है। इसे समझना बहुत आसान है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पहले कॉलम में आ गया स्थिति। 3 स्थितियां लिए हैं, ए, बी और सी। उसके बाद आता है वस्तु की कीमत। तो वस्तु की कीमत पहली स्थिति में, ए स्थिति में वस्तु की कीमत 2 रुपए है। 2 रुपए से बढ़ करके वह 4 रुपए पे आई। 4 रुपए से घट करके वह 1 रुपए पे आ गई। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? पहले कीमत बढ़ी है, उसके बाद कीमत जो है वो घट गई है। तो इसकी मांगी गई मात्रा, जब 2 रुपए थी तो इसकी 4 मात्राएं मांगी गई। जब 4 रुपए हुई तो इसकी 2 मात्राएं मांगी जा रही हैं, और जब 1 रुपए हो गई तो इसकी 8 मात्रा मांगी जा रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चल रहा है कि कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत के घटने पे जो है वह मांग बढ़ रही है। पर यहाँ पे हम लोग पहले कुल एक्सपेंस देखेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? कुल व्यय विधि के द्वारा हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले कुल व्यय देख लेते हैं। तो कुल व्यय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? वस्तु की कीमत को वस्तु की मांगी गई मात्रा के साथ गुना कर देंगे। तो यहाँ पे जब 2 रुपए थी तब 4 की वस्तु मांगी गई, तो 2 से 4 को गुना कर दिए, तो 4 दूना 8। जब 4 रुपए हुई तो इसकी 2 मात्रा मांगी जा रही है, तो 4 दूना 8। जब 1 रुपए हुई तो इसकी 8 मात्रा मांगी जा रही है, तो 1 8 8। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? कीमत बढ़ा है, घटा है, पर फिर भी इसका कुल व्यय जो है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वह 8 का 8 ही है। तो यहाँ कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो इस
विधि में, पहले विधि में जब कीमत बढ़ी है और कीमत घटी भी है, इसके अनुसार मांगी गई मात्रा में भी कमी और वृद्धि आई है, पर इससे इसके टोटल एक्सपेंडिचर में, कुल व्यय में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल व्यय समान रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका क्या मतलब हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वह 1 के बराबर है। जिस मात्रा में किसी वस्तु की कीमत में कमी आई है, उसी मात्रा में उस वस्तु की मांगी गई मात्रा जो है वह कम या ज्यादा हुई है। चलिए आते हैं स्थिति 2 पे। स्थिति 2 में क्या देख रहे हैं? जब वस्तु की कीमत 2 रुपए थी तो इसकी 4 मात्राएं मांगी जा रही हैं। ठीक, जब 4 रुपए हुई तो 1 मात्रा मांगी जा रही है, यानी कीमत के बढ़ने से इसकी मांग घट चुकी है। अब जब 4 रुपए से कीमत 1 रुपया हो गई है तो इसकी 10 मात्राएं मांगी जा रही है, मीन्स कीमत के घटने से इसकी मांगी गई मात्रा जो है वह बढ़ गई है। तो अब इसका टोटल व्यय देख लेते हैं। तो 2 चौक 8, ठीक, 4 इकाई 4, 1 तालिका 10। उन्होंने क्या देखा? यहाँ पे देख रहे हैं कि जब कीमत बढ़ी है, जब कीमत बढ़ी है तो इसका टोटल व्यय जो है वह घट गया है, और जब कीमत घटी है तब इसका टोटल व्यय जो है वह बढ़ चुका है। तो यह इससे हमें क्या पता चलता है कि कीमत बढ़ने पर कुल व्यय कम होता है। कीमत के बढ़ने पे इसका टोटल एक्सपेंडिचर जो है वह कम होता है, वहीं पे कीमत कम होने पर कुल व्यय जो है वह बढ़ता है। कीमत के कम होने के कारण कुल व्यय जो है वह बढ़ रहा है। देखते हैं स्थिति सी पे। तो स्थिति सी पे हम लोग क्या देख रहे हैं? इसकी कीमत 2 से 4 पे आई, 4 से 1 पे आई, मीन्स पहले बढ़ी है फिर घटी है। उसके बाद आ जाते हैं इसकी मांगी गई मात्रा पे। तो जब इसकी कीमत 2 रुपए थी तो इसकी 3 मात्राएं मांगी गई, और जब 4 रुपए हुई तो इसकी 2 मात्राएं मांगी जा रही है, और 1 रुपए होने पे इसकी 4 मात्राएं मांगी जा रही है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? कीमत के बढ़ने पर इसकी मांगी गई मात्रा कम हो रही है, और कीमत के घटने पे इसकी मांगी गई मात्रा जो है वह बढ़ रही है। सब में कीमत के मायने में, कीमत के आधार पे स्थिति सेम है। हर चीज में कीमत के आधार पे तो स्थितियां सेम है, पर फर्क किस में आया है? मांगी गई मात्रा में। तो चलिए देखते हैं। अब मात्रा को देख लिए, 3 से 2, 2 से 4 पे आ गई। अब देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर को, कुल व्यय को। जब 2 रुपए थी तो टोटल व्यय कितना आया? 6, 2 तिहाई 6, 4 दूना 8, 1 चौका 4। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं जो कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है, कीमत के बढ़ने पर इसका कुल व्यय जो है वह बढ़ता है, तथा कीमत कम होने पर कुल व्यय घटता है। कीमत के कम होने पर इसका कुल व्यय जो है वह घट रहा है। इसका क्या मतलब हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वह 1 से कम है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। कुल व्यय समान रहता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वह 1 के समान होती है। जब कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम होता है और कीमत के घटने पे कुल व्यय बढ़ता है, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वह 1 से अधिक होती है। और जब कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम होता है, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ता है और कीमत के घटने पर कुल व्यय घटता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वह 1 से कम होती है। तो हम लोगों ने कुल व्यय विधि के द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना सीख लिए हैं। चलिए अब देखते हैं प्रतिशत विधि के द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकाला जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रतिशत विधि के परिभाषा को। मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए, मांग की लोच का मतलब मांग में कितना लोच आया है, कितना बदलाव आया है, इसका पता लगाने के लिए मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, मांग में जो परिवर्तन आया है उसका प्रतिशत को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में जो परिवर्तन आया है उसका प्रतिशत से भाग दिया जाता है। तो क्या देखें? मांग में जो परिवर्तन आया है उसका प्रतिशत और कीमत में जो परिवर्तन आया है उसका प्रतिशत,
दोनों को एक दूसरे से भाग दिया जाता है, तब जाकर के प्रतिशत विधि के द्वारा मांग में कितनी लोच आई है यह ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है। किसी वस्तु की कीमत और मांग में जो है वह विपरीत संबंध होता है। इसका क्या मतलब है? कीमत के बढ़ने पे मांग घटेगी और कीमत के घटने पे मांग बढ़ेगी, मीन्स दोनों में विपरीत संबंध है। इसलिए मांग की मूल्य सापेक्षता को घटाने के चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। क्या समझे? मांग और कीमत में जो है वह विपरीत संबंध होता है, जिस कारणवश सूत्र के आगे माइनस का चिन्ह लगा करके इससे दर्शाया जाता है। तो इसका सूत्र क्या हो गया? ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस मांग में प्रतिशत परिवर्तन बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में जो परिवर्तन आया है उसका प्रतिशत और कीमत में जो परिवर्तन आया है उसका प्रतिशत। चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस मांग में प्रतिशत परिवर्तन को हम लोग मांग में परिवर्तन बाय प्रारंभिक मांग इंटू 100 लिख सकते हैं। इसका प्रतिशत निकालने के लिए, मांग का प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग मांग में परिवर्तन, मांग में कितना चेंज आया है, बाय प्रारंभिक मांग जो है, प्रारंभिक मांग बाय आ जाएगा, इसको 100 से गुना कर देंगे। वैसे ही भागा कीमत में परिवर्तन, कीमत में कितना चेंज आया है, बाय पहले कितनी कीमत थी उसको गुना कर देंगे 100 से। इसको चलिए शॉर्टकट में लिख देते हैं। मांग में परिवर्तन, मांग में कितना परिवर्तन आया है इसे ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग जो पहले परिवर्तन था उसको जो है अभी वाले परिवर्तन में से घटा देंगे। अभी जो परिवर्तन है, अभी वाले परिवर्तन को हम लोग मान लिए Q1, अभी वाले मांग को हम लोग Q1 मान लिए और इससे पहले वाला मांग जो था वह Q था। तो कितना परिवर्तन आया है? Q1 में से Q को घटा देंगे बाय प्रारंभिक क्या था, Q, पहले वाला Q, अभी वाला Q1, Q1 में से माइनस कर दिए Q को बाय Q इंटू 100। वैसे ही P1 मीन्स अभी क्या प्राइस है और P मीन्स पहले क्या प्राइस था। तो अभी वाले प्राइस में से पहले वाले प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमें अंतर पता चल जाएगा। और बाय प्रारंभिक मीन्स पहले वाला प्राइस, इसको भी 100 से गुना कर दिए। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने पे इसे जो चेंज आया है उसे हम लोग चेंज ऑफ Q लिख सकते हैं और Q तो Q ही रहेगा। उसी प्रकार ये जो चेंज है उस चेंज को हम लोग चेंज ऑफ P लिख सकते हैं बाय P। दोनों के गुना में 100 है। अब ये दोनों भाग में है तो 100 से 100 कट जाएगा। तो इसे हम लोग आसान से समझने वाली भाषा में चेंज ऑफ Q बाय Q, इसे भाग दे सकते हैं चेंज ऑफ P बाय P से। तो इस भाग को जब गुना में चेंज किया जाएगा तो यह P, यहाँ पे एक स्टेप छूट गया, चलिए देखते हैं। जब इसे गुना में चेंज किया जाएगा तो यह चेंज ऑफ Q बाय Q गुना P बाय चेंज ऑफ P हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्रम में सजा करके आगे बढ़ करके कर दिए हैं चेंज ऑफ Q बाय चेंज ऑफ P। इसको यहाँ ले आए हैं इस गुना Q बाय P। तो हम लोगों ने प्रतिशत विधि के द्वारा चेंज को कैसे निकालेंगे इसका सूत्र समझ लिया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, नॉर्मल सूत्र यही कहता है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन जाएगा ना, तो हमें इसे भी सॉल्व करना होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को सॉल्व किए, लास्ट में हमें जाकर के क्या परिणाम मिला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस चेंज ऑफ Q बाय चेंज ऑफ P इंटू Q बाय P। तो यहाँ पे चेंज ऑफ Q जो है वो क्वांटिटी है, मात्रा है, और चेंज ऑफ P जो है वो प्राइस है। ठीक, तो
तो हम लोगों ने प्रतिशत विधि को समझ लिया है। चलिए अब देखते हैं ज्यामितिक विधि को। ज्यामितीय विधि बहुत ही आसान विधि है। ज्यामितीय विधि कुल व्यय विधि और प्रतिशत व्यय विधि से भी बहुत आसान है। इसमें बस पिक्चर को समझ लेना है और ज्यामितीय विधि समझ आ गई। तो चलिए समझते हैं ज्यामितीय विधि को। तो ज्यामितीय विधि में समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस पिक्चर को समझते हैं। ये पिक्चर x, y और 0 जानते ही हैं। इसमें एक ये जो है वह मांग वक्र है, ठीक। यहाँ पे P इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब है P से ऊपर और P से नीचे दोनों एक दूसरे के बराबर है। ऊपर वाले बिंदु को मैंने M नाम दिया है और नीचे वाले बिंदु को मैंने N नाम दिया है। तो चलिए ज्यामितीय विधि द्वारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का सूत्र है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू मांग वक्र पर मध्य बिंदु का निचला हिस्सा। मांग वक्र पर मध्य बिंदु का निचला हिस्सा मीन्स Pn बाय मांग वक्र पर P का ऊपरी हिस्सा मीन्स मांग वक्र पर मध्य बिंदु का ऊपरी हिस्सा, तो आ जाएगा बाय में Pm। तो यहाँ पे Pn बाय Pm जो है वह 1 के बराबर होगा। Pn बाय Pm दोनों मध्य बिंदु के ऊपर और नीचे है तो एक दूसरे के बराबर होगा। जितनी भी संख्या होगी वह एक दूसरे से कट जाएगी, लास्ट में आंसर आएगा 1। तो यहाँ पे Pn बाय Pm जो है वह 1 के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार ये भी उसी का एक रूप है। तो इसमें मैंने पांचों स्थितियों को दर्शाया है। तो ऊपर वाले बिंदु में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वह अनंत है। उसके नीचे ए वाले में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से अधिक है। बीच वाले में 1 के बराबर है, बी वाले में 1 से कम है और अंतिम यानी एन वाले में 0 के समान है। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट के द्वारा ए और एन यहाँ तक की जो दूरी है वह am मीन्स ऊपर वाले भाग से ज्यादा होगी। an जो है वह am से ज्यादा होगी। इसके कहने का क्या मतलब हो गया, an बाय am जो है वह 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है। यहीं तक में ना P तक में ही यह एक दूसरे के बराबर है मीन्स दोनों का मान 1 होगा। लेकिन ये नीचे वाला भाग जो है और ऊपर आ गया, इसका क्या मतलब है, यह 1 से ज्यादा हो गया। चलिए अब आ जाते हैं MP और बाय PN पे। तो MP बाय NP में यह 1 के बराबर है। उसके बाद BN, चलिए पहले इसको मिटा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो BN बाय BM मीन्स BN बाय BM। तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला हिस्सा है वह 1 से कम है। P से N तक की दूरी ना 1 है, पर यहाँ B से N यह 1 की भी आधी है तो यह 1 से कम हो जाएगी। इसका क्या मतलब हो गया, BN बाय BM जो है वह 1 से कम हो। तो हम लोगों ने तीनों विधियों के द्वारा लोच कैसे निकाली जाती है, मांग में लोच को कैसे ज्ञात किया जाता है यह सीख लिए हैं। तो यह मानो तो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके बाद बस कौन कौन सी वस्तुएं मांग की लोच को प्रभावित करती हैं, यही एक लास्ट टॉपिक बचता है। यह बुक देखते ही समझ आ जाएगा तो उसे पढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे इनडायरेक्टली रूप से हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ लिया है। तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में नए चैप्टर नए टॉपिक्स के साथ। अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले पार्ट में। धन्यवाद।